नमस्कार साथियों, आज हम रक्त के भागों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने बताया था कि पहला होता भाग प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कणिका। दूसरा क्या था? रक्त कणिका, जिसमें से पहला भाग प्लाज्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि प्लाज्मा क्या है, यानी कि यह रक्त के कुल कितने प्रतिशत भाग होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं ये भी बताएंगे। यानी कि प्लाज्मा है वो यह रक्त यानी कि ब्लड का 55% भाग होता है। प्लाज्मा है वो रक्त का कुल कितना प्रतिशत है, यानी कि 55% भाग होता है। 55% भाग होता है। यह कुल रक्त का कितना है? 55% भाग होता है। प्लाज्मा में 90% भाग, प्लाज्मा में 90% जल तथा 7% प्रोटीन एवं 3% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। 3% अन्य पदार्थ उपस्थित होते हैं। यानी कि प्लाज्मा में भी, यानी रक्त के कुल प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है वो 55% होता है, और जो प्लाज्मा में भी 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होती है और 3% क्या होता है? अन्य पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में अब कौन से एंजाइम पाए जाते हैं इसके बारे में बताएंगे। प्लाज्मा में ग्लोबोमिन प्लाज्मा में ग्लोबोमिन प्रोटीन फाइब्रिनोज प्रोटीन, ग्लोबोमिन प्रोटीन और फाइब्रिनोज प्रोटीन और हेपेरिन एंजाइम एवं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एवं प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम पाए जाते हैं। इसके बारे में कई बार पूछा गया है कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाई जाती है और कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो ग्लोबुमिन प्रोटीन, फाइब्रिनोज प्रोटीन, हेपेरिन एंजाइम एवं प्रोथ्रोम्बिन एंजाइम पाए जाते हैं। ये हेपेरिन नामक एंजाइम के बारे में कई बार पूछा गया है कि हेपेरिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो वो प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त का कुल कितना प्रतिशत भाग होता है? 55% भाग होता है। प्लाज्मा में भी जल की मात्रा पूछी जाए तो कितना है? जल 90% होता है। प्रोटीन पूछी जाए तो 7% होती है और अन्य पदार्थ कितने होते हैं? 3% होते हैं। अब इनके कार्य पूछेंगे। अगर कार्य पूछा जाए तो कार्य क्या क्या है, या इनकी ग्लोबोमिन प्रोटीन है, ग्लोबोमिन प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। मजबूत बनाने का कार्य करती है। यानी कि ग्लोबोमिन प्रोटीन का कार्य क्या है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र है उसको मजबूत करने का कार्य करती है। जबकि फाइब्रिनोज प्रोटीन है, जबकि फाइब्रिनोज प्रोटीन रक्त चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। फाइब्रिनोज प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, जबकि ग्लोबुलिन प्रोटीन है वो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करती है, और फाइब्रिनोज प्रोटीन है वो चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। अगला है हेपेरिन एंजाइम।
यानी कि हेपेरिन एंजाइम हेपेरिन एंजाइम एंजाइम हेपेरिन एंजाइम हेपेरिन एंजाइम शरीर के अंदर हेपेरिन एंजाइम शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने से रोकती है। हेपेरिन एंजाइम का कार्य पूछा जाए तो क्या है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने से रोकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि हेपेरिन एंजाइम का क्या कार्य है। अगला है हेपेरिन एंजाइम का निर्माण। अगर पूछा जाए कि इसका निर्माण कहाँ होता है, हेपेरिन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत या प्लीहा में होता है, यकृत में होता है। ये भी पूछा गया है कि हेपेरिन एंजाइम का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। और इसका कार्य क्या है, तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने से रोकने का कार्य करती है। अगला दूसरा भाग है रक्त कणिकाएं। यानी कि रक्त के दो भाग होते हैं, इनमें से पहला हमने बता दिया प्लाज्मा क्या होती है, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उसका दूसरा भाग है रक्त कणिकाएं। इनका कितना प्रतिशत भाग होता है, तो बताओ। 55% रक्त का प्लाज्मा होती है रक्त में, तो 45% इसका भाग है। यानी कि यह कुल रक्त के 45% भाग में पाई जाती है। यह कुल रक्त के कितने हैं, 45% भाग होती हैं। और इसकी आकृति पूछे तो यह ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में उपस्थित होती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। रक्त कणिकाओं की संख्या हीमोसॉप मीटर यंत्र से मापी जाती है। हीमोसॉप रक्त कणिकाओं की संख्या हीमोसॉप मीटर यंत्र से मापी जाती है। वयस्क व्यक्ति में रक्त कणिकाओं का निर्माण, ये कई बार पूछा गया सवाल है, इम्पोर्टेंट है। यानी कि वयस्क व्यक्ति में रक्त कणिकाओं का निर्माण पूछा जाए तो कहाँ होता है, रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क व्यक्ति में रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। रक्त कणिकाओं के कितने भागों में बांटा है, या कितने प्रकार होते हैं। रक्त कणिकाओं के प्रकार। रक्त कणिका 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कणिका 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 RBC यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी कौन सी है, WBC यानी कि वाइट रक्त कणिकाएं, वाइट ब्लड कार्पल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। WBC को क्या कहते हैं,
श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरी है नंबर तीसरी है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। तीसरी है प्लेटलेट्स, 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 प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, यानी कि आरबीसी, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, प्लेटलेट्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। ये इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका उपनाम क्या है? उपनाम यानी कि दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी को किससे कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। यह वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या, वयस्क पुरुष में आरबीसी की संख्या 50 से 55 लाख, आरबीसी संख्या 50 से 55 लाख प्रति mm³ होती हैं। अगर इसकी संख्या पूछी जाए तो 50 से 55 लाख mm³ पाई जाती हैं। जबकि महिलाओं में पूछी जाए, जबकि महिलाओं में आरबीसी की संख्या, क्योंकि महिलाओं में आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति mm³ होती हैं। महिलाओं में तो 45 से 50 लाख होती हैं, जबकि पुरुषों में 50 से 55 लाख mm³ होती हैं, यानी घन होती हैं। आरबीसी की संख्या यानी कि वो तो है, बता दी मैंने। क्योंकि आरबीसी की आकृति पूछी जाए, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं की आकृति यानी गोलीय कैसी होती है? गोलीय या द्विअवतल होती है, या द्विअवतल होती है। अगर इसकी पूछा जाए, एक कई बार पूछा गया सवाल है कि आरबीसी की आकृति किस प्रकार की होती है, यानी कि गोलीय या द्विअवतल होती है। आरबीसी संख्या पूछी जाए तो 50 से 55 लाख होती है महिलाओं में। अगर महिलाओं पूछी जाए तो 45 से 50 लाख होती है। अगर उसकी आकृति की पूछी जाए तो गोलीय द्विअवतल होती है। जबकि आरबीसी की लंबाई अगर पूछी जाए कि आरबीसी की लंबाई कितनी होती है, इसमें 7.5 माइक्रोमीटर होती है, 7.5 माइक्रोमीटर होती है इसकी लंबाई आरबीसी। आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। अगर आरबीसी का लाल रंग पूछा जाता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी पाई जाती है धातु? यानी कि इसमें आयरन यानी कि लोहा, इसको प्रतीक क्या है? Fe धातु पाई जाती है,
हीमोग्लोबिन शरीर के प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसलिए हीमोग्लोबिन वर्णक को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन वर्णक को हीमोग्लोबिन वर्णक को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक को श्वसन वर्णक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह शरीर के यानी कि प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए इसको श्वसन वर्णक कहते हैं। WBC और RBC का अनुपात और RBC का अनुपात या RBC अनुपात WBC का अनुपात कितना होता है? यानी कि 600:1 होती है। यानी कि RBC संख्या कितनी 600 होती है, तब WBC 1 होगी, यानी 600:1 होती है। ये कई बार पूछा गया सवाल है, पशु प्रश्न में भी आया है और 4th ग्रेड में भी पूछा गया सवाल है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि WBC और RBC का कितना अनुपात होता है? 600:1 होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा एक स्वस्थ व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? यानी 14.5 से 16.5 ml होती है। 14.5 से 16.5 ml होती है। 14.5 से 16.5 ml होती है। जबकि महिलाओं में पूछी जाए 12.5 से 14.5 होती है। 12.5 से 14.5 ml होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में कितनी होती है? 12.5 से 14.5, और जबकि स्वस्थ व्यक्ति में कितनी होती है? 14.5 से 16.5 ml पाई जाती है। RBC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है एक वयस्क व्यक्ति में, जबकि बालकों में कहाँ होता है? यानी कि RBC का निर्माण बालकों में कहाँ होता है? बालकों में यकृत में होता है। यकृत में होता है। अगर पूछा जाए कि बालकों में RBC का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और वयस्क व्यक्ति में कहाँ निर्माण होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया, अस्थिमज्जा में। अगर पुरुषों में पूछा जाए तो अस्थिमज्जा में होता है, बालकों में पूछा जाए तो यकृत में होता है। अगर वो भ्रूणावस्था में पूछा जाए तो कहाँ होता है? पिलिया में होता है। जबकि भ्रूण अवस्था के पूछा जाए, भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? पिलिया में होता है। ये तीनों सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। यानी कि RBC का निर्माण कहाँ होते हैं? यानी कि वयस्क पुरुष में तो कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। बालकों में यकृत में होता है। और भ्रूण अवस्था की पूछा है तो कहाँ होता है? पिलिया में होता है। इसलिए RBC का विनाश भी पिलिया में होता है। और RBC का अगर विनाश पूछा जाए तो RBC का विनाश यानी कि नष्ट कहाँ होता है? तो भी पिलिया में होता है। RBC का विनाश भी कहाँ होता है? पिलिया में होता है। विनाश भी पिलिया में होता है। इसलिए पिलिया को RBC का कब्रिस्तान या शमशान घाट या बूचड़ खाना भी कहते हैं। इसलिए RBC का कब्रिस्तान RBC का
कब्रिस्तान या बूचड़खाना या बूचड़खाना बूचड़खाना या शमशान घाट शमशान घाट किसे कहते हैं? पिलिया को कहा जाता है। पिलिया को कहा जाता है पिलिया को कहा जाता है। यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। वयस्क व्यक्ति में पूछा जाए तो, बालकों में पूछा जाए तो यकृत में होता है, और भ्रूण अवस्था की पूछा जाए तो कहाँ होता है? पिलिया में होता है। और इसका विनाश भी पूछा जाए तो कहाँ होता है? पिलिया में होता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान, बूचड़खाना और शमशान घाट, कब्रिस्तान, बूचड़खाना, शमशान घाट पूछा जाए तो पिलिया को कहा जाता है। अगर आरबीसी का जीवन काल या निर्माण काल कितना होता है, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। आरबीसी का यानी कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। आरबीसी का या लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। आरबीसी रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी, ये भी कथन में पूछा गया सवाल है, पशु प्रश्न में आया है कि आरबीसी की रक्त कणिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक अनुपस्थित होता है अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता। लेकिन इनके अपवाद हैं। लेकिन ऊंट और लामा, ये कई बार पूछे गए। ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। यानी कि वैसे तो आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता ही नहीं है, पर लेकिन ऊंट और लामा दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी में क्या कहता है? केंद्रक उपस्थित होता है। यानी कि इनकी केंद्रक पाया जाता है। रक्त में सर्वाधिक पाई जाने वाली रक्त कणिका आरबीसी होती हैं। यह कुल रक्त का 99% भाग होती हैं। रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कणिका आरबीसी होती हैं। यह कुल रक्त की 99% भाग बनाती हैं। आरबीसी है वो कुल रक्त की कितनी प्रतिशत भाग होती हैं? 99% भाग होती हैं। यानी कि ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कणिका है। अगर पूछा जाए सर्वाधिक रक्त कणिका कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो आरबीसी पाई जाती है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स होती हैं। सबसे बड़ी आरबीसी पूछी जाए तो एक्वा जीव की होती है, जो कि उभयचर वर्ग का प्राणी होता है। सबसे बड़ी आरबीसी एक्वा जीव की होती है। एक्वा जीव की होती हैं। सबसे बड़ी आरबीसी एक्वा जीव की होती है, जो कि उभयचर वर्ग का प्राणी है, जो कि उभयचर वर्ग का जीव होता है। यानी कि सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है? एक्वा जीव की होती है, जो कैसे उभयचर वर्ग का प्राणी होता है। और जबकि सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी मृग की होती है। कस्तूरी
मृग, कस्तूरी मृग की होती है। सबसे बड़ी पूंजी तो यार एक्वा जीवी की होती है और सबसे छोटी कस्तूरी मृग की होती है, जो कि हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। आरबीसी की संख्या में कमी होने पर एनीमिया या रक्तहीनता नामक रोग होता है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। रक्त की यानी कि आरबीसी की संख्या में कमी होने पर एनीमिया या जिसे दूसरा नाम कहते हैं एनीमिया या रक्तहीनता नामक रोग होता है। नोट, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर एनीमिया रोग हो जाता है और आरबीसी की अधिकता के कारण पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। अगर हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी होने पर तो एनीमिया या रक्तहीनता रोग होता है। ये भी पूछा गया सवाल है। अगर इसकी अधिकता हो जाए, आरबीसी की अधिकता होने पर पॉलीसाइथेमिया अधिकता होने पर पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। थैंक यू दोस्तों, आज हम इतना ही। और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने JMS साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, उसके अगले भाग WBC और प्लेटलेट्स के बारे में समझाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।